नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। स्कूल व्याख्याता के लिए शैक्षिक प्रबंधन का यह वीडियो क्रमांक 2 है। इससे पहले एक वीडियो गुरुवार को अपलोड हो चुका था रामनवमी के पावन अवसर पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन से जो ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक अनुसार हम उनका विश्लेषण करेंगे। और इसमें हमने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं, 2022 में 4 परीक्षाएं हुई थी। अक्टूबर में 3 ग्रुप की परीक्षा हुई थी, ए, बी और सी ग्रुप की। एक संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी नवंबर 2022 में। इन चारों परीक्षाओं में शैक्षिक प्रबंधन पाठ्यक्रम में जो शामिल टॉपिक हैं, उनसे जो भी सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को हमने यहाँ पाठ्यक्रम के टॉपिक के अनुसार व्यवस्थित करके आपके लिए विश्लेषण पर लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है पॉइंट नंबर 1, शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। अब इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उन 4 परीक्षाओं में, उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? यहां आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। इसका जो चौथा विकल्प था वो था समन्वय। तो यहां आप देख पा रहे हैं, सीधा जवाब होगा बजट निर्माण जो है वो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन से आप एक बात और समझ सकते हैं कि हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन में क्या क्या शामिल है। तो संगठन शामिल है, नियोजन शामिल है, समन्वय भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय का संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, गतिविधियों की योजना, जो एक्टिविटी होनी है उनकी प्लानिंग, और प्रणाली नियंत्रण, सिस्टम पर कंट्रोल करना, ये तीनों शैक्षिक प्रबंधन में शामिल हैं। जो आंसर था इसका इस प्रकार से था कि ए बी सी, तो इसका आंसर ये होगा, ए ब व स, तीनों ही इसमें शामिल हैं शैक्षिक प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। यहां आप देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित है बजट निर्माण, आलेखन, निर्णयन, नियंत्रण। यहां विकल्प दे रखे हैं। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन में बजट निर्माण शामिल नहीं है, लेकिन जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, उसमें बजट निर्माण भी शामिल है, आलेखन भी शामिल है, डिसीजन मेकिंग भी शामिल है, नियंत्रण भी शामिल है। सही जवाब होगा 2 नंबर का, ए ब स और द। यहां आप थोड़ा सा इस बात की समझ विकसित करने की कोशिश कीजिए कि पाठ्यक्रम में जो टॉपिक था, तो उस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों के पूछने की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उनका, सवालों की सरलता और कठिनाई, उनका लेवल क्या है। क्योंकि जब तक आप ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आपकी तैयारी बहुत ही, कहते हैं ना, ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने ये महत्वपूर्ण पहल की है कि बजाय किसी टॉपिक को शुरू करने के, उस टॉपिक से संबंधित या उस सेगमेंट से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में, उनको हम आपके सामने रखें। और यही वैज्ञानिक तरीका है किसी भी परीक्षा में तैयारी करने का, कि आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को पढ़ें, पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें, उसके पश्चात ओल्ड पेपर जो उस परीक्षा से संबंधित हुए हैं, उन ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको टॉपिक अनुसार समझें। प्रबंधन की विशेषता है, जो मैनेजमेंट है
उस मैनेजमेंट की विशेषता क्या है? मैनेजमेंट लक्ष्य परक होता है, अर्थात मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि आपको कुछ प्रबंधन करना है, कुछ लक्ष्य हैं, वह लक्ष्य किस प्रकार से पूरा हो। जैसे कि आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो स्कूल व्याख्याता आपका लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो सब तरीकों में होगी वो है मैनेजमेंट। आप अपने टाइम का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, आप स्टडी मटेरियल का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, आप अपनी जो एनर्जी है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपकी जो मानसिक योग्यता है, मानसिक जो आपका लेवल है उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, आप परीक्षा के दबाव को किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, और परीक्षा कक्ष में आप उस परीक्षा को उस 120, 150 या 180 मिनट को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये आपकी सफलता में बेहद निर्णायक होता है। इसलिए प्रबंधन हमेशा लक्ष्योपरक होता है, लक्ष्योन्मुखी होता है, अर्थात टारगेट गोल ओरिएंटेड होता है। प्रबंधन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह, हर भूमि पर, सभी भूमि पर आप देख लीजिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, सब जगह आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब है कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कितना व्यवस्थित और तकनीकी रूप से रणनीतिपरक कार्य करते हैं, ये सब कुछ मैनेजमेंट में शामिल होता है। इसका मतलब है जहां कहीं भी आप जो कुछ देख रहे हो वो एक मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो समाज में ही घटित होता है, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट सत्तात्मक व्यवस्था है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट में आप देखते हो कि हायरार्की होती है, ऊपर कोई मैनेजमेंट का बड़ा अधिकारी होगा, नीचे होगा, तो इस प्रकार से एक हायरार्की के माध्यम से जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है, जिससे कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब है प्रबंधन की जो विशेषता है वो सत्तात्मक प्रकृति का होता है। प्रबंधन ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, अर्थात ए, ब, से और द, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 चल रहा है, एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित है, यहां पूछा है कि शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। देखिए, नियोजन अर्थात प्लानिंग एजुकेशन मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में हमेशा याद रखिएगा प्रबंधन में नियोजन अर्थात प्लानिंग होगी ही होगी। शैक्षिक प्रबंधन है तो शैक्षिक प्रबंधन में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, जो शैक्षिक प्रबंधन में जो निर्णय लिए जाने हैं उनको क्रियान्वित करेगा। समन्वय भी होगा कि आपने कोई प्लानिंग बनाई, आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके बीच समन्वय अर्थात कोलैबोरेशन हो, वो एक लक्ष्य के लिए कार्य कर पाए, इसका मतलब है समन्वय भी होगा। सही आंसर है ध्रुवीकरण। यह मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन में नहीं होता है। सही आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षता पूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? अब यहां आपको एक कार्य चुनना है इनमें से, तो सही जवाब इसका है योजना अर्थात प्लानिंग से संबंधित ये सारी बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये है यूनिट नंबर 2। अब यहां आप देख पा रहे होंगे, यूनिट नहीं कहेंगे हम, टॉपिक कहेंगे। टॉपिक 1 से संबंधित उन 4 परीक्षाओं में, कौन सी 4 परीक्षाएं? जहां तक मुझे लगता है 10 अक्टूबर को हुई थी एक परीक्षा 12 अक्टूबर को, फिर 15 अक्टूबर को, और फिर 15/11। यदि मैं सही हूं तो
ये परीक्षाएं हुई थी 2022 में सारी। इन 4 परीक्षाओं में वो जो टॉपिक था शैक्षिक प्रबंधन वाला, उसके सिद्धांत, कार्य और प्रिंसिपल्स वगैरह, उनसे संबंधित जो सवाल पूछे गए उनको हमने एक जगह अरेंज करके आपके लिए उपलब्ध करवाया। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ये भी आपके पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है। अब इससे संबंधित कम सवाल ही पूछे गए हैं, लेकिन ये सवाल पूछा गया है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षणिक संस्थान की, अब यहां क्या आएगा, योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। कौन सी योजना को? अब यहां आप देख रहे हो कि सब कुछ जो बात हो रही है ना, वो बौद्धिक हो रही है, तो यही इसका आंसर होगा। सॉरी, पॉइंट नंबर 2 से केवल एक सवाल पूछा गया है। अब पॉइंट नंबर 3, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, इस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे गए हैं देखते हैं। कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण अर्थात एजुकेशनल सुपरविजन की विशेषता नहीं है? अब जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण होगा, शैक्षणिक सुपरविजन होगा, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। वह मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, सही बात है। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सही बात है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने से संबंधित होना चाहिए, एजुकेशनल सुपरविजन सही है। संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास हो इसके माध्यम से, ये भी सही है। लेकिन ये केवल औपचारिक मात्र नहीं होता है, अर्थात नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, ऐसा शैक्षणिक पर्यवेक्षण की विशेषता से संगत नहीं है। आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के निरीक्षण में, अब पूछा है कि इसका मतलब निरीक्षण भी कुछ प्रकार के हैं। निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, टीचिंग मेथड, विद्यार्थियों की प्रगति, जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उनकी प्रोग्रेस, अभिलेख संधारण, जो डेटा हैं उनको देखना, इसी प्रकार के अन्य कार्य के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालय का दौरा करते हैं। अब यहां आप समझिए, सब में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि दोषों को निकाल रहे हो, क्या कमियां हैं इन क्षेत्रों में वो आप निकाल रहे हो। इसका मतलब है, कई बार दोष निकालने का मतलब है गलतियां ढूंढना, और गलतियां ढूंढने का एक लक्ष्य ये भी होता है कि आप उसमें संशोधन करने के भाव से गलती को ढूंढते हैं कि भाई आप में ये गलती है, इसको थोड़ा सा आप संशोधन कीजिए। तो ये सारी चीजें आएंगी संशोधनात्मक। अगला पॉइंट, अब ये आ गया चौथा पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, संस्थागत नियोजन। इससे भी कम सवाल ही पूछे गए हैं। यहां आपको एक पॉइंट और स्पष्ट होगा, और वो ये है कि किस बिंदु से, पाठ्यक्रम के किस बिंदु से कितने सवाल पूछे गए हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी आपको पता परीक्षा में पूछे गए सवालों के माध्यम से चलता है। एक विद्यालय में सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों को उपयुक्त क्रम में चयन कीजिए। अब यहां आपसे पूछा गया है कि एक विद्यालय के लिए आप संस्थागत योजना बना रहे हैं। अब इनमें कुछ सोपान आपके सामने दिए गए हैं। अब क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले होता है, कुछ भी आप करते हो तो आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। सबसे पहले आप अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हो। जब आपने कहा कि साहब मेरी ये आवश्यकताएं हैं जिनका सर्वेक्षण होना है, तो आप फिर उससे संबंधित संसाधनों व सामग्री का आंकलन करते हैं।
उसके बाद योजना बनाई जाती है और उसके बाद योजना का क्रियान्वयन होता है और सबसे अंत में योजना का मूल्यांकन होता है। इसका मतलब है सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 2, फिर 1, उसके बाद 3 और सबसे अंत में आएगा 5 नंबर का पॉइंट, ये योजना का मूल्यांकन। यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल में यदि आपको 2 या 3 पॉइंट भी सही से पता है तो आप उत्तर तक पहुंचने की स्थिति में होंगे, बशर्ते सवाल के कठिनाई के स्तर को देखकर आप हार नहीं माने और क्या इसका जवाब हो सकता है उसके लिए कुछ कोशिश, कुछ कहते हैं ना जूझना, भिड़ना आप सवाल के साथ परीक्षा कक्ष में करें और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाता है अगला पॉइंट, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की कौन कौन सी शैलियां हैं। सवाल आपके सामने है, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो नेतृत्व शैली को प्रभावित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस प्रकार के सवाल आपको सही करने ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल अवधारणात्मक समझ पर आधारित हैं। आप में से वे विद्यार्थी जिन्होंने हमारी सेट की भी परीक्षाएं ली थी, मैराथन कक्षाएं जो हमने अपलोड की हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको एक बात महसूस हुई होगी कि अवधारणात्मक सवालों को सही करना, उन सवालों को समझना और उन्हें याद रखना तथ्यात्मक सवालों की तुलना में सरल होता है। इस सवाल को देखिए, नेतृत्व शैली को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नेता का व्यक्तित्व, हाँ साहब करेगा। समूह के सदस्यों का व्यक्तित्व करेगा। अब देखिए, नेतृत्व की जो स्टाइल है, अर्थात किस प्रकार का नेतृत्व होगा, वह जो नेता है उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व से भी निर्धारित होता है। समूह के जो सदस्य हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इससे भी नेतृत्व शैली प्रभावित होती है। कार्य की प्रकृति, अर्थात नेता का मतलब है कि वो किसी काम को करना चाह रहा है, वो नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई कार्य है। तो जो कार्य की प्रकृति है, नेचर ऑफ वर्क, वह भी नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवेश की प्रकृति, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वह इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं नेतृत्व शैली को प्रभावित करता है। अब आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में उदारवाद, नरमपंथ, गरमपंथ, उग्रवाद, बहुत सारी धाराएं थी। अब यहाँ बहुत सारी धाराएं थी और उन धाराओं के नेतृत्वकर्ता भी थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को लेकर चलते थे। लाल, बाल और पाल उग्रवादी विचारधारा का नेतृत्व करता थे। फिरोज शाह मेहता जैसे लोग, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग उदारवादी, दादा भाई नौरोजी। तो कहीं ना कहीं उनके जो नेतृत्व की शैली थी, वह शैली को प्रभावित करने वाले कारक ये चारों ही थे। किस प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं, कार्य की प्रकृति क्या है, आप जिस समूह का नेतृत्व कर रहे हैं उस समूह का व्यक्तित्व क्या है और आपका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा है, यह सब कुछ नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही जवाब होगा ए, ब, स और द। बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? नेतृत्व भी अलग अलग प्रकार का होता है। तानाशाही नेतृत्व भी होता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व भी होता है। इटली में मुसोलिनी
जर्मनी में हिटलर, ये तानाशाही नेतृत्व के उदाहरण हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी भारत में, ये या फिर अमेरिका में देखें तो वहाँ पर भी अब्राहम लिंकन जैसे नेता हुए हैं। वो सारे जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे थे उनकी शैलियों में अंतर है। तो यहाँ बात हो रही है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, अर्थात वो बातें प्रजातांत्रिक नेतृत्व की जो ये देख के लगे कि वो नेतृत्वकर्ता सही अर्थों में प्रजातांत्रिक है। देखते हैं, पर यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होता है। यह अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। अब समझिए, यह परोपकारी प्रजातांत्रिक है, इसका मतलब है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछे जाएं। ये महात्मा गांधी के विचार थे। सबका कल्याण हो, सब समावेशित रूप से रहें, एकजुट रहें, इसका मतलब है परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार व लालच से, लालसा से ये शासित होता है। कौन सा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ये सही है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण हो, आप नेतृत्व कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की यह विशेषता होती है कि दूसरों का कल्याण हो, ये आपका मुख्य लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष सलाह कोई दी गई है और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर खुद एग्जाम्पल बनते हैं। इसको इस रूप में भी समझिए कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल हम आप विद्यार्थियों को दे रहे हैं कि आप अपने सपनों के भविष्य को स्वर्णिम भविष्य के रूप में बनाने के लिए आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित होना ही पड़ेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमसे ज़्यादा मेहनत करें खुद के लिए। इसका मतलब है कि एक एग्जाम्पल रखा जा रहा है कि आप किस प्रकार से पढ़ें, किसी क्वेश्चन को किस प्रकार से समझें। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ एग्जाम्पल रखता है, जिन एग्जाम्पल को देखकर समझकर विद्यार्थी और बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। ठीक ऐसा ही होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में, जहां नेतृत्वकर्ता स्वयं उदाहरण पेश करता है कि क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन यह नहीं है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता। वो एक कर्ता के रूप में होता है, न कि उस्ताद के रूप में, बॉस के रूप में नहीं होता है। वो एक कर्ता के रूप में होता है। कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? अब यहां आपको लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, 3 तो हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो अच्छे नेतृत्व की विशेषता में शामिल नहीं है, उसे ढूंढना है। यह लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है। आपने टारगेट को निर्धारित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छे नेतृत्व की विशेषता है। यह समूह में अंतःक्रिया, इंटरडिसिप्लिन जिसको कहते हैं, इंटरएक्शन, समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित, निर्देशित और परामर्श देती है। अच्छे नेतृत्व बहुत बढ़िया है। आपको अपने जो सदस्य हैं जिनका आप नेतृत्व कर रहे हो, उन्हें थोड़ा कंट्रोल भी रखना है, उन्हें कुछ गाइड भी देना है,
उनका सुपरविजन भी करना है, उनकी काउंसलिंग भी करनी है अपने सदस्यों की। ये भी अच्छे नेतृत्व की विशेषता होती है। लेकिन वो उच्च नियंत्रणकारी, अब आप कहेंगे कि सर यहां पर भी तो नियंत्रित है, लेकिन यहां आया है उच्च, अर्थात अत्यधिक नियंत्रणकारी, उच्च प्रत्ययकारी। ये अच्छे नेतृत्व के गुण नहीं होते, अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं होती। यही पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थितियों में क्रियाशील होती है, यह शून्यता में कार्य नहीं करती। यह भी सही है। ये थे पॉइंट नंबर 6 से पूछे गए सवाल, जो नेतृत्व से संबंधित पॉइंट था। अब शिक्षक शिक्षा संस्थाएं अर्थात सीरट, आईएससी और डीआईईटी, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने इन सब की फुल फॉर्म आपको एक पेज में समझाई थी। और अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से सीधा सवाल केवल इसकी फुल फॉर्म से संबंधित पूछा गया है स्कूल व्याख्याता की 2022 की परीक्षा में। देखिए आ ही गया है आपके सामने, RSCERT का विस्तारित रूप क्या है। अब आप देखिए विकल्प नंबर 1 को और विकल्प नंबर 4 को। राजस्थान राजस्थान, स्टेट स्टेट, काउंसिल काउंसिल, फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कोई अंतर नहीं है इन दोनों विकल्पों में सिवाय इस एक शब्द के। इसका मतलब है RSCERT कि आपको फुल फॉर्म पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ है या फॉर है। यहां आप समझ सकते हैं कि सवाल देखने में सरल लग रहा है, लेकिन उतना सरल ये है नहीं, क्योंकि आपको एकदम स्पष्ट याद होना चाहिए। ये मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें भी आपको पूछा था कि यहाँ ऑफ होगा या फिर फॉर होगा, और वो मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि ये सवाल परीक्षा में भी पूछा गया है। सही जवाब है ऑफ होता है। कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है। अब कई विद्यार्थी क्या है DIT डाइट या DIET होता है, समझने में सही है ये डाइट। अब इसका उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब 3 तो उद्देश्य हैं, एक नहीं है। अब जो नहीं है वो भी याद करना है आपको, और जो है 3 उनको भी याद करना है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। यहां मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, डाइट की फुल फॉर्म जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, क्या आपको याद है? याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रारंभ ये सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, ये जो है ना E और T, ये एजुकेशन और ये ट्रेनिंग, समझ गए हो आप। इसका मतलब है प्रशिक्षण तो है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, ये जो कार्य है यह कार्य डाइट का नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, ये डाइट का कार्य है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, ये भी डाइट का कार्य है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। एक जो अनुसंधान होता है वह विश्वविद्यालयों में होता है, प्रयोगशालाओं में होता है, उस अनुसंधान से ये अलग है। यह अनुसंधान शैक्षणिक संस्थानों में होता है, शैक्षणिक संस्थानों की समस्याओं से संबंधित होता है। और इस अनुसंधान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परंपरागत अनुसंधान से इसको अलग करती है, और वो यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो निष्कर्ष निकल के आता है उसको अप्लाई किया जाता है वास्तविकता के धरातल पर। इसका मतलब है
क्रियात्मक अनुसंधान हुआ शैक्षणिक संस्थान में, स्कूल में हो सकता है सामान्यतया, महाविद्यालय में भी हो सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में जो निष्कर्ष निकल कर आया वो स्कूल या कॉलेज की समस्या के समाधान के रूप में होता है, उसको अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। जबकि जो महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान होते हैं वो किताबों तक सामान्यतया सीमित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में लागू हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्रियात्मक अनुसंधान में समझने की। तो क्रियात्मक अनुसंधान को संचालित करने का जो कार्य वो भी डाइट करता है, लेकिन डाइट जो है वो दीक्षा राइस इससे संबंधित कार्यक्रमों का संचालन डाइट के द्वारा नहीं किया जाता। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन, किस माह और कौन से वर्ष में हुई। अब कुल मिला के 10-12 इस प्रकार की तिथियां हैं। आगे आप देखेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS, इसकी स्थापना पूछी गई। यहाँ पर आपको RSCERT की स्थापना पूछी गई है। इसका मतलब है ये वो तथ्य हैं जो आपको कंठस्थ कर लेने चाहिए। अब बहुत अच्छी इसकी याद करने की ट्रिक है। 11/11/1978, 11 नवंबर 1978। अब ये 11/11 तो हो गया, 11/11 पोबारा, ठीक है, लेकिन 1978 को भी आपको किसी न किसी प्रकार से लिंक करके जोड़ के पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट हैं? अभी तो जिलों की संख्या को बढ़ाकर 33 से 50 करने की घोषणा हुई है, लेकिन ये सवाल जब पूछा गया था अक्टूबर 2022 में, तब राजस्थान में 33 जिले थे और डाइट की संख्या भी 33 थी। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? अब RSCERT जो है उसके कुछ अनुभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें से कौन सा डिपार्टमेंट डाइट के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है? सीधा जवाब है शिक्षक शिक्षा अनुभाग, टीचर से संबंधित जो अनुभाग है। कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? अब जिला स्तर पर है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है ना, हर जिले में है, लगभग 33 डाइट हैं, अभी हमने पढ़ा है, तो ये डाइट ही है। एक बात आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के किस हिस्से से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों के पूछने का नेचर कैसा है, उनके सरलता या कठिनाई का स्तर कैसा है, ये आपको हमारे इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यही पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है। सबसे पहले पाठ्यक्रम को पढ़िए, उसके पश्चात पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को पढ़िए, और वो भी टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित उस परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। यहाँ वो विद्यार्थी जो शुरू से लेकर अब तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ गए होंगे कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको साइंटिफिक मेथड से जो आपको लर्निंग करवाई जाए, हम जिस टीचिंग मेथड का उपयोग करें वो साइंटिफिक हो, लॉजिकली हो। और यदि वो साइंटिफिक है, लॉजिकली है, तो ये मान के चलिए कि पाठ्यक्रम को तैयार करना, अच्छी तैयारी करना और सफल होना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हम बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं।
कुछ और नवाचार आने वाले समय में हम करेंगे, जिनकी जानकारी आपको YouTube पर दे दी जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, किसी भी सिलेबस के पार्ट को पढ़ाने से पहले उससे संबंधित पुराने प्रश्न पत्र आपके सामने होने ही चाहिए। कुछ क्या है कि नवाचार करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि विद्यार्थियों का भी सोचने का एक तरीका, थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाता है। तो उन्हें जब भी उस थिंकिंग पैटर्न से अलग कुछ देखने सुनने को मिलता है तो वो उसे उतना अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन प्लीज़, बहुत ही साइंटिफिक मेथड से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका एक कमेंट, आपके द्वारा हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ये हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे पढ़ाने का ये टीचिंग मेथड आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सवाल: उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, यहाँ पर वीडियो जो है वो पॉज हो गया है कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से, डिजिटल बोर्ड। अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको ही असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद।